नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीजें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 10 जुलाई को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है नन गेन्स और ये बात करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी हाल ही में जो फैसला किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का, तो इससे नुकसान न केवल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स का भी उतना ही नुकसान है। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंतर्गत ये लिंक होता है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट, क्योंकि यहाँ बात होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स बाहर होना चाहता है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मामला क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये फॉर्मली नोटिफाई कर दिया है यूनाइटेड नेशंस को कि वो विड्रॉ कर लेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से 6 जुलाई 2021 तक। और यूनाइटेड स्टेट्स के ऐसा करने से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फाइनेंशियल संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है फंड्स के मामले में। और ऐसा तब होगा जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है और ऐसे वक्त में फंड की और ज़्यादा आवश्यकता है। और ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के तरफ से जो लगातार धमकी दी जा रही थी कि यूएस पुल आउट कर लेगा डब्ल्यूएचओ से, इसको अब पूरा कर दिया गया है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को काफी समय से ऐसा लग रहा था कि डब्ल्यूएचओ चाइना के इशारों पे काम कर रहा है और डब्ल्यूएचओ ने समय रहते इस कोविड-19 पैंडेमिक पे कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से ये काफी व्यापक स्तर पे पूरे विश्व भर में फैला है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प की इस धारणा को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात पे जरूर एकमत हैं कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी कुछ गलतियां हुई पैंडेमिक की हैंडलिंग में, लेकिन फिर भी डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो कार्य हुआ है वो सेटिस्फैक्ट्री है। और जिस कंस्ट्रेन या जिन रेस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत डब्ल्यूएचओ को काम करना पड़ता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ ने ठीक ठाक तरीके से कोविड-19 को हैंडल करने की कोशिश की है, यद्यपि कुछ गलतियां डब्ल्यूएचओ की तरफ से जरूर हुई हैं। और अब भी डब्ल्यूएचओ क्लिनिकल ट्रायल्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है विश्व भर में, जो कि कोविड-19 का ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए हो रहे हैं। और खास तौर से वैक्सीन बनाने वाले सारे एफर्ट्स को भी डब्ल्यूएचओ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि किस तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और किस तरीके से इन्हें एक इक्विटेबल तरीके से सभी लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यूएस कांग्रेस का एक 1948 का रेजोल्यूशन है जो ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स डब्ल्यूएचओ से तभी विड्रॉ कर सकता है जब वो 2 शर्तें पूरा करेगा। एक तो 1 साल का नोटिस देना पड़ेगा डब्ल्यूएचओ को, और दूसरा कोई भी जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं जो यूएस की तरफ से डब्ल्यूएचओ को दिए जाने हैं, उन सबको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए यूएस का विड्रॉल होते होते करीब 1 साल का समय लगेगा। और इस बीच में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होनी है वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि नवंबर 2020 में है। और पहले ही जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के राइवल हैं इस इलेक्शन में और जिनका नाम है जो बिडेन, उन्होंने ये कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो इस डिसीजन को वापस ले लेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स डब्ल्यूएचओ का मेंबर बना रहेगा। लेकिन अगर ट्रम्प दोबारा चुने जाते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि यूएस को डब्ल्यूएचओ से बाहर ले जाएं। और अगर ऐसा होता है तो डब्ल्यूएचओ के फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि यूएस डब्ल्यूएचओ का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है फंड्स के मामले में। और इस इन्फोग्राफ में हम देख सकते हैं कि टॉप 10 डब्ल्यूएचओ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स
कौन से देश हैं और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यूएसए है नंबर 1 पे, और इसके बाद आता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फिर आता है यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद आता है जो वैक्सीन अलायंस है जिसको गावी अलायंस भी कहते हैं, और फिर आता है जर्मनी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डार्क ब्लू में है और लाइट ब्लू में है, तो डार्क ब्लू वाला जो कंट्रीब्यूशन है ये असिस्ट कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ये ड्यूज हैं जो कि मेंबर स्टेट्स को देने ही हैं डब्ल्यूएचओ को। और जो लाइट ब्लू वाला हिस्सा है ये है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये स्वेच्छा से दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यूएस काफी ज्यादा फंडिंग करता है डब्ल्यूएचओ को। तो इस बैकग्राउंड के बाद अब आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है कि 6 जुलाई को, जबकि यूएस में जो कोरोना वायरस के केस हैं वो करीब करीब 2.8 मिलियन हो गए हैं, और जो वहाँ मृत्यु हुई है कोरोना वायरस के द्वारा वो करीब करीब 0.13 मिलियन तक पहुंच गई है। और ऐसी संख्या देखने के बाद यूएस ने ये नोटिफाई किया है यूनाइटेड नेशंस को कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आना चाहता है, और ये काफी चिंताजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा डिसीजन तब आ रहा है जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मई 29 को ये बात कही थी कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को रोक देंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार डब्ल्यूएचओ पे ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो एक चाइना सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और चाइना के इशारों पे काम कर रही है। और कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा चाइना और डब्ल्यूएचओ पे फोकस करना अपनी कमियों से बचने का भी एक तरीका है, क्योंकि जो कोविड-19 को हैंडल करने में यूनाइटेड स्टेट्स का रवैया रहा है, या जो भी यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको टैकल करने की कोशिशें की हैं, वो काफ़ी ग्रॉस मिसमैनेजमेंट को दर्शाती हैं। यानी कि बहुत सही ढंग से कोविड-19 को मैनेज करने में यूएस जैसी डेवलप कंट्री सफल नहीं रही है। और मई 18 में एक लेटर के द्वारा भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पे कुछ आरोप लगाए थे, जिसमें कि एक था कि डब्ल्यूएचओ चाइना से स्वतंत्र नहीं है, यानी कि वो चाइना के इशारों पे काम कर रही है। दूसरा, डब्ल्यूएचओ ने बहुत ज़्यादा समय लिया है इस कोविड-19 थ्रेट को समझने में और उस पर एक्ट करने पे, जिससे कि ये महामारी पूरे विश्व में फैल गई है। और तीसरा, उनका आरोप है कि लगातार डब्ल्यूएचओ के द्वारा इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग क्लेम्स किए गए हैं कोरोना वायरस को लेकर। हालांकि इन सारे आरोपों के बहुत ही ठोस सबूत यूएस के पास मौजूद नहीं है। आगे एडिटोरियल ये भी बताता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से लिया है, और इसके पीछे यूएस कांग्रेस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट है, उसका अप्रूवल इसको प्राप्त नहीं है। और ये डिसीजन भी इफेक्टिव हो पाएगा 1 साल के बाद, यानी कि जुलाई 6, 2021 तक। तो तब तक ये संभावना जरूर है कि या तो कांग्रेस या यूएस की सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को रिवर्स कर दे। नवंबर 2020 में यूएस में चुनाव भी हैं, तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं जो बिदेन, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो इस डिसीजन को विड्रॉ करेंगे और यूएस डब्ल्यूएचओ का मेंबर बना रहेगा। और यूएस के अंदर भी इस डिसीजन का काफ़ी विरोध हो रहा है, खासतौर से एकेडमिया के द्वारा और मेडिकल एसोसिएशंस के द्वारा, जो कि समझते हैं कि यूएस का डब्ल्यूएचओ में बना रहना सिर्फ डब्ल्यूएचओ के हित में नहीं है बल्कि यूएस के भी हित में है। आगे एडिटोरियल कहता है कि ये जो यूएस का डिसीजन है इससे डब्ल्यूएचओ को काफ़ी झटका लगेगा, और जो डब्ल्यूएचओ के प्रोग्राम्स पूरे विश्व में चलते हैं, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं और भी बीमारियों के खिलाफ कई सारे प्रोग्राम्स हैं, उनकी फंडिंग को भी अब दिक्कत होगी, क्योंकि यूएस की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आता है वो सालाना करीब करीब $450 मिलियन के करीब होता है, और यूएस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है डब्ल्यूएचओ को। एडिटोरियल ये भी बताता है कि इस पैंडेमिक के द्वारा कई सारी जो कमियां हैं डब्ल्यूएचओ की फंक्शनिंग में और उसके स्ट्रक्चर में, ये सब भी उजागर हुई हैं। और इसमें वो एक उदाहरण देता है 2005 में जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का रिवीजन किया गया, जिसने कि ये मैंडेटरी किया देशों के ऊपर कि वो किसी भी इवेंट जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो सकता है उसके बारे में डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट करेंगे, और डब्ल्यूएचओ की तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट जाती है वेरिफिकेशन के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन डब्ल्यूएचओ को प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इसके बावजूद डब्ल्यूएचओ के पास बहुत ही सीमित पावर है कि वो ऐसे
रेगुलेशन को एनफोर्स करा पाए मेंबर स्टेट्स के द्वारा। और डब्ल्यूएचओ के पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी नहीं है कि मेंबर स्टेट जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसका कोई इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन डब्ल्यूएचओ नहीं करा सकती है। साथ ही साथ एडिटोरियल ये भी बताता है कि डब्ल्यूएचओ से अगर यूएस बाहर चला जाता है तो इससे यूएस के साइंटिस्ट भी डब्ल्यूएचओ में जो की रोल्स में हैं और जो उसकी रिस्पांस टीम्स का हिस्सा हैं वो भी अब इस काम को नहीं कर पाएंगे। और इससे यूएस के पास भी जो हेल्थ इंटेलिजेंस है उसमें कमी आएगी, जिससे कि यूएस का जो कोई भी अगर रिस्पांस होता है किसी भी इंटरनेशनल डिजीज आउटब्रेक को लेकर तो वो भी प्रभावित होगा गलत रूप से। और अंत में एडिटोरियल यही बात कहता है कि इस तरीके का जो यूएस का निर्णय है इससे सभी का नुकसान है। ये डब्ल्यूएचओ को भी शक्तिहीन बनाएगा लेकिन ये यूएस के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। तो ये थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति हुई जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 7 अप्रैल 1948 में, और इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और ये एक प्रीलिम्स फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 194 मेंबर स्टेट्स हैं, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके 150 कंट्री ऑफिसेज हैं और 6 रीजनल ऑफिस हैं। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि रीजनल ऑफिस साउथ ईस्ट एशिया के लिए नई दिल्ली में स्थित है और डब्ल्यूएचओ का खुद का हेडक्वार्टर जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य भूमिका है वो है कि वो डायरेक्ट करे और कोऑर्डिनेट करे इंटरनेशनल हेल्थ यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंतर्गत। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों से डील करती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें सबसे अहम रोल है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, जो कि इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, यानी कि ये नीति निर्माण करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये हर साल जेनेवा में मई के महीने में एक मीटिंग करती है जिसको सारे 194 मेंबर स्टेट्स अटेंड करते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो मुख्य फंक्शन है वो है कि वो डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहनॉम जो कि इथियोपिया से आते हैं। दूसरा फंक्शन है कि ये फाइनेंशियल पॉलिसीज को भी सुपरवाइज करती है। तीसरा फंक्शन है कि ये रिव्यू और अप्रूव करती है जो प्रोग्राम के बजट होते हैं डब्ल्यूएचओ के। और चौथा फंक्शन ये है कि ये जो रिपोर्ट्स इसको मिलती हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा उसको भी ये देखती है और उस पर निर्णय लेती है। तो यहाँ जरूरी है जानना कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक 34 मेंबर टेक्निकली क्वालिफाइड बॉडी है। तो इसके सारे मेंबर टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं, यानी कि डॉक्टर्स वगैरह ही रहते हैं इसके मेंबर्स। और भारत ने अभी रिसेंटली जापान को रिप्लेस किया है एज चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है प्रीलिम्स से जुड़ी हुई और आपको पता होनी चाहिए। तो भारत को इलेक्ट किया गया है 3 साल के टर्म के लिए, जिसमें कि 1 साल भारत इसका चेयरमैन रहेगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। और जो मेन फंक्शन है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वो है कि जो डिसीजन और पॉलिसीज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा बनाई जाती है उसको क्रियान्वित करना और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को सलाह देना और फैसिलिटेट करना वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के काम को। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 194 मेंबर्स हैं तो ये काफी बड़ी बॉडी है और ये डिसीजन ले तो सकती है, लेकिन एक छोटी बॉडी चाहिए जो कि डिसीजन को इम्प्लीमेंट करे और इसके लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। अंत में देखते हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005। तो ये एक एग्रीमेंट है 196 कंट्रीज जिसमें कि डब्ल्यूएचओ के सारे मेंबर स्टेट्स भी शामिल हैं कि हम साथ में काम करेंगे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए। और ये की इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेगुलेट करता है इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई बीमारी फैले उसको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 हैं। और ये रेगुलेशन बाइंडिंग है सारे 196 स्टेट्स जो कि इसके सिग्नेटरी हैं और जिसमें कि सारे मेंबर्स डब्ल्यूएचओ के भी आते हैं। और इसी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के आर्टिकल 12 के अनुसार डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल ने 30 जनवरी को कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करार दिया था। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न क्या होता है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो ये कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होता है जिसके 2 फीचर हैं। पहला कि ये एक पब्लिक हेल्थ रिस्क होता है जो कि दूसरे देशों तक फैल सकता है, और दूसरा ये है कि इसको टैकल करने के लिए एक इंटरनेशनल
रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। तो अगर ये दो कंडीशंस पूरी होती हैं तो ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कहा जा सकता है। और मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। तो ये थी सारी जानकारी एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है WHO के बारे में, कितने मेंबर कंट्रीज हैं, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब इसकी मीटिंग होती है और कहाँ मीटिंग होती है और इसका फंक्शन क्या है। ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसके मेंबर्स कौन है, चेयरपर्सन कौन है। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के प्रीलिम्स के हिसाब से, क्योंकि भारत इसका चेयरपर्सन है। और ऐसे ही प्रश्न आपसे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के ऊपर भी पूछा जा सकता है। अगर मेंस की बात करें तो आपसे WHO में किन सुधारों की जरूरत है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली WHO में स्ट्रक्चरिंग और फंडिंग दोनों सुधारों की आवश्यकता है। और WHO का जो रिस्पांस रहा है हाल ही में इबोला को लेकर, जो कि 2014 में जिसका आउटब्रेक अफ्रीका में हुआ था, और जो कोविड-19 में इसका रिस्पांस रहा है, तो दोनों ही रिस्पॉन्सेस काफ़ी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं और ये दर्शाते हैं कि WHO की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में बदलाव की जरूरत है। एक डायरेक्ट प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि US ने अब WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है, तो इसका WHO पे क्या इम्पैक्ट होगा और जो WHO के प्रोग्राम चल रहे हैं विश्व भर में उन पे क्या असर पड़ेगा। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो कोविड-19 की हैंडलिंग हुई है WHO के द्वारा, उसमें क्या सकारात्मक पहलू रहे हैं, क्या नकारात्मक पहलू रहे हैं और किस तरीके से WHO की फंक्शनिंग को सुधारा जा सकता है और इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि भारत अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन है 1 साल के लिए। तो इन सब प्रश्नों पे आपको तैयार होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।